Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So this video is basically part 2 of your HPLC, that is your high performance liquid chromatography. हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि HPLC क्रोमेटोग्राफी के कुछ बेसिक चीज़ों को देखा था और उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में देखा था। इंस्ट्रूमेंटेशन के हर कंपोनेंट को हमने डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, जिसमें हमने मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस, पंप्स, सभी कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले आप उसको देख लो, फिर आप इसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ द HPLC। पिछली वीडियो में जो हमने उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करी थी उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि प्रोसेस कैरी आउट कैसे होती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, यहाँ पे आपके पास दो सॉल्वेंट की बॉटल्स, दो या दो से ज़्यादा बॉटल्स भी हो सकती है जिसके अंदर सॉल्वेंट फिल्ड है, जो कि आपके मोबाइल फेस की तरह एक्ट करता है। इन बॉटल्स को आपने डीगैसर के साथ कनेक्ट करा हुआ है। डीगैसर का काम क्या होता है, उसमें से गैसियस मॉलिक्यूल्स को सॉल्वेंट से रिमूव करके लाना। वो किसकी हेल्प से निकालता है उस गैसियस मॉलिक्यूल्स को सॉल्वेंट के अंदर से, थ्रू दी वैक्यूम पंप। तो अब आपकी जो सॉल्वेंट्स हैं वो प्योर हो गए, उसके अंदर कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। अब इन दोनों बॉटल से एक पर्टिकुलर रेशियो में आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं। उसको मिक्सर से पास करवा कर आप एक होमोजीनियस सोल्यूशन को क्रिएट कर लोगे। देन योर सॉल्वेंट सोल्यूशन, जो कि आपका यानी मोबाइल फेस है, उसको आपने क्या करा, पंप से पास करवाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर प्रोवाइड करेगा आपके मोबाइल फेस को आगे फ्लो करवाने के लिए। इन केस अगर आपके मिक्सचर से कोई कुछ ना कुछ ऐसी रह जाता है कि प्रॉपर होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बन पाता, तो उसके लिए आप इसको इक्विलिब्रियम कॉइल से पास करवाते हैं, विच इज़ देन फॉलोड बाय द पैसेज थ्रू दी गार्ड कॉलम, जो कि क्या करने में हेल्प करता है, इम्प्योरिटीज़ अगर आपके मोबाइल फेस के अंदर कुछ प्रेजेंट है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर अब आपका मोबाइल फेस आगे की तरफ मूव करता हुआ किसके अंदर से जाएगा, फ्लो स्प्लिटिंग वॉल्व, जो कि क्या डिसाइड करने वाली है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ दी सॉल्वेंट जिसको आप आगे भेजना चाहते हो, जो कि आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको वो इजेक्ट कर देती है एज अ वेस्ट। सो ऊपर से आप क्या करते आते हो, सैंपल को इंजेक्ट करते हो। अब पीछे से आपका मोबाइल फेस आ रहा था, ऊपर से आपने सैंपल की इंजेक्शन कर दी। इन दोनों को किस में भेजोगे अब आप, एनालिटिकल कॉलम में, जहाँ पे आपका क्या होगा, सैंपल के कंपोनेंट्स आपके डिटेक्ट होने वाले हैं और उनकी सेपरेशन होने वाली है। तो उस जो सेपरेशन हो रही है डिफरेंट कंपोनेंट्स की, उसको आपने इन लेयर से मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। जब ये सेपरेशन की प्रोसेस है, इसको डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और आपको सिस्टम के ऊपर उसका ग्राफ मिल जाएगा। तो ये आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके कंपोनेंट्स की सेपरेशन को इंडिकेट करेगी। सो दिस इज़ बेसिकली द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ योर HPLC। तो अब हम देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स। तो बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे आने वाला है, एक तो मोबाइल फेस हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें डिफरेंस, क्योंकि बाकी पार्ट्स तो आपके कॉमन रहने वाले हैं। मोबाइल फेस आपका डिफरेंस होने वाला है, यहाँ आप जो सैंपल की इंजेक्शन कर रहे हो उसमें डिफरेंस आ रहा है, या आप जो कॉलम यूज़ कर रहे हो वो उसके ऊपर डिफरेंस है। तो मेन चीज़ है आपको इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही फोकस करना है, जिसके बेसिस पे आपने इसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया है एज योर नॉर्मल फेस HPLC, reverse phase HPLC, then we have the size exclusion HPLC, then ion exchange HPLC, and UHPLC, which is your ultra high performance liquid chromatography, FPLC, that is for the proteins separation के लिए इसको आप यूज़ करते हो। Next is your affinity HPLC. So these are basically some of the categories of your HPLC. हम एक वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले वाले की तरफ, जो कि क्या है आपका नॉर्मल फेज HPLC। सो इन नॉर्मल फेज HPLC, आप इस नॉर्मल फेज HPLC को किन सैंपल के कैसे कंपोनेंट्स की सेपरेशन करवाने में हेल्प करती है। बेसिकली ये सिस ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, या वाटर सेंसिटिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं सैंपल के अंदर, उनकी सेपरेशन करवाने में हेल्प करती है। तो ये कैसे हेल्प कर रही है, सिस ट्रांस आइसोमर में डिफरेंस किस चीज़ का आने वाला है, आपकी
पोलैरिटी का डिफरेंस आता है। जैसे कि ये आप कार्बन के कंपाउंड को कंसीडर कर लो, यहाँ पे मैंने कुछ ग्रुप्स अटैच करे हुए हैं, यहाँ पे आप हाइड्रोजन कंसीडर कर सकते हो। तो जब ये दोनों ग्रुप सेम साइड पे प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हो आप, आपका ये सिस आइसोमर है। जब आप ये दोनों ग्रुप्स आपके ऑपोजिट साइड पे यानी कि ऑपोजिट प्रेजेंट होंगे, इनको क्या बोलते हो आप, ये उसका ट्रांस आइसोमर है। तो बेसिकली डिफरेंस कहाँ पर आने वाला है, इनकी पोलैरिटी में। ट्रांस आइसोमर में आप देखोगे कि आपका डाइपोल मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में चला जाता है, जिसके कारण आपकी म्यू 0 के इक्वल हो जाती है। बट जो सिस आइसोमर होता है उसके अंदर आपकी कुछ ना कुछ पोलैरिटी होती है, म्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज़ का आ गया, आपकी पोलैरिटी का डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मीन्स नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में आप सेपरेशन किसके बेसिस पे करवाने वाले हैं, हम पोलैरिटी के बेसिस पे उसका डिफरेंस सेपरेशन उसकी करवाने वाले हैं। तो उसके लिए हम जो स्टेशनरी फेज यूज़ करने वाले हैं, आपके जो कॉलम के अंदर फिल होने वाला है, वो क्या है, आपकी सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होती है, आपकी पोलर इन द नेचर होती है। और हमें पता है मोबाइल फेज अगर हमें अब जो लेना होता है वो दैट इज़ ऑपोजिट टू द पोलैरिटी ऑफ योर स्टेशनरी फेज, राइट। तो आपका स्टेशनरी फेज अब पोलर आ चुका है, तो मोबाइल फेज आपको क्या यूज़ करना होगा, कोई भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि हेक्सेन को यूज़ किया जाता है। इस कॉलम की जो लेंथ होती है वो आपकी 150 to 250 मिलीमीटर्स की है, और डायामीटर उनका जो है वो 4.6 mm या उससे छोटा होता है। सो इसमें प्रोसेस होने कैसे वाली है, पहले आप उसको देख लो। यहाँ पे देखो मोबाइल फेज आपने लिया हुआ है, मोबाइल फेज आपका यहाँ पे क्या है, आपका नॉन पोलर है, ओके। तो यहाँ से अब हमें पता है मोबाइल फेज आता हुआ मिक्सचर के कंपोनेंट, मिक्सर से पास होता हुआ आपका मोबाइल फेज जा रहा है। आपने क्या करवाना है, एक पंप से आपने उसको पास करवाना है, ताकि एक हाई प्रेशर आपके मोबाइल फेज के ऊपर क्रिएट हो जाए। ऊपर से आप सैंपल को, जिसको आप सेपरेट आउट करना चाहते हो, उसको आप लोड करवाते हो। तो आपका मोबाइल फेज और सैंपल जो है इस कॉलम के अंदर जाएगा। कॉलम के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका स्टेशनरी फेज, जो कि क्या है आपकी यहाँ पे सिलिका विच इज़ पोलर इन द नेचर। तो अब क्या होने वाला है, अब आपके जो सैंपल है उसको दो पार्ट्स मिल रहे हैं। एक तो स्टेशनरी फेज की तरफ अफिनिटी वो दिखा सकता है, दूसरा वो किसकी तरफ अफिनिटी दिखाएगा, अपने मोबाइल फेज की तरफ दिखाएगा। तो जो सैंपल के वो कंपोनेंट्स जो कि मोबाइल फेज के साथ अफिनिटी दिखाते हैं, यानी कि वो जो कि नॉन पोलर इन द नेचर है या लेस पोलर वाले हैं, वो आपके सेपरेशन करवाने के लिए उनका बैंड जो है वो नीचे की तरफ बनेगा, और जो स्टेशनरी फेज वालों की तरफ अफिनिटी दिखाते हैं उनका बैंड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेशनरी फेज के साथ जो अफिनिटी दिखाएगा वो आगे ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, और जो मोबाइल फेज के साथ अफिनिटी दिखाने वाला है वो उसके फ्लो के साथ आगे वो मूव होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आप एक यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब भी लगाते हो, जिसके अंदर आप अपने कॉलम से सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करवा सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो कंपोनेंट सेपरेट होने वाला है वो होगा जो कि आपके मोबाइल फेज के साथ अफिनिटी दिखाने वाला है, यानी कि जो कि का नॉन पोलर इन द नेचर होने वाला है। तो यहाँ पे जो कलेक्टिंग ट्यूब में पहला कंपोनेंट जो हम कलेक्ट करेंगे वो नॉन पोलर होगा, और उसको आप डिटेक्ट किसकी हेल्प से करोगे, ये जो आपको एक ग्राफ मिल रहा है सिस्टम के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि आपकी पीक जब आपकी पीक आनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एल्यूशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुकी है, और वो किसकी है, वो नॉन पोलर कंपोनेंट की आपकी एल्यूशन प्रोसेस होने वाली है फॉर द फर्स्ट वन। फिर उसके बाद जब ये पीक दिखनी आपको बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब आपका जो पहले वाला कंपोनेंट था वो कम्प्लीटली एल्यूट आउट हो चुका है। फिर जो उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपका ये वाला कंपोनेंट एल्यूट हो चुका है, अब जो स्टेशनरी फेज के साथ अफिनिटी दिखा रहा था, अब बारी आती है उस कंपोनेंट को एल्यूट आउट करवाने के लिए। तो अब कॉलम से वो वाला पार्ट एल्यूट आउट होने वाला है, उसकी डिटेक्शन भी आपको सेकेंड पीक से हो जाएगी, जो कि आपको ग्राफ के अंदर दिख जाएगा। ये जो ग्राफ होता है वो आपकी कंसंट्रेशन वर्सेस दी रिटेंशन टाइम के बीच में ग्राफ होता है, जिसका एरिया अगर आप लेते हो तो एरिया आपको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की अमाउंट के बारे में भी डिपेक्ट कर देगा।
ओके और जो ये फर्स्ट वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये आप बेसिकली पहले जो कि कॉलम की प्रॉपर पैकिंग को चेक करने के लिए आप जो उसके अंदर अकेली बफर सोल्यूशन को उसमें से रन करवाते हो। ओके, सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। तो इसमें आपको क्या देखने वाली बात है मेन, कि आपका जो नॉन पोलर कंपोनेंट ऑफ द सैंपल होगा वो आपका पहले ल्यूट आउट होने वाला है, और जो सेकेंड वाला पार्ट है जो कि पोलर कंपोनेंट है वो उसकी क्योंकि इंटरैक्शन जो थी आपके स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा थी, वो आपका ल्यूट आउट बाद में होने वाला है। ओके और इसको आप नॉर्मल फेस क्यों बोल रहे हो, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कोई भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में, आपने पीछे भी हमने जो डिस्कस करी है उसमें हम देखते हैं कि कॉलम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी पोलर स्टेशनरी फेज ही लिया जाता है, और मोबाइल फेज आप जो लेते हो वो नॉन पोलर इन द नेचर लिया जाता है। नॉर्मल फेज ही वहाँ से आया कि नॉर्मली हम जो कॉलम्स के अंदर फिल करते हैं। ओके सो दिस इज़ अबाउट योर नॉर्मल फेज HPLC। इसके अंदर कैसे कैसे कंपोनेंट सेपरेट आउट हो सकते हैं, उसके अंदर स्टेशनरी फेस कैसा है, उसका मोबाइल फेस कैसा है, उसकी लेंथ कितनी लेनी है, प्रोसेस कैसे कैरी आउट होने वाली है, ये सब आपने यहाँ पे देख लिया। ओके तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि क्या है आपकी रिवर्स फेज HPLC। रिवर्स फेज का मतलब यानी कि आपने यहाँ पे रिवर्सल कर दिया किसका, पोलैरिटी का। अभी आपने नॉर्मल फेज में क्या देखा था कि आपने कॉलम के अंदर जो फिल करा था स्टेशनरी फेज, वो आपका पोलर इन द नेचर था। बट आप इसमें क्या लेते हो, आपका जो स्टेशनरी फेज होता है होती तो सिलिका जेल ही है, बट उसके साथ आपने क्या कर दिया जाता है, कार्बन की चेन अटैच कर देते हैं। कार्बन की चेन की अटैचमेंट जो कि मतलब हाइड्रोकार्बन्स आपने उसके साथ अटैच कर दिए सिलिका जेल के साथ। उसके कारण उसका क्या होगा, उस जो सिलिका जेल पोलर इन द नेचर था, अब वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक इन द नेचर। पहले वो हाइड्रोफिलिक था यानी कि पोलर था, पोलर मतलब वाटर की तरफ वो अट्रैक्शन दिखाता था। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर के साथ लव टुवर्ड्स द वाटर, और हाइड्रोफोबिक का मतलब जो कि वाटर को हीट करने वाला है। अब आपने हाइड्रोकार्बन की चेन अटैच कर दी, उसके कारण क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोफोबिक इन द नेचर हो गया, यानी कि आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो जो कि नॉन पोलर हो गया। यानी कि अब आपका स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है या फिर हाइड्रोफोबिक इन द नेचर। हाइड्रो मीन्स द वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग द वाटर। एंड मोबाइल फेज आप इससे रिवर्स पोलैरिटी का लेने वाले हो। अब आपका स्टेशनरी फेज अगर हाइड्रोफोबिक है तो आपने मोबाइल फेज को क्या लेना है, हाइड्रोफिलिक इन द नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है हाइड्रो मीन्स दी वाटर एंड फिलिक मीन्स लव टूवर्ड्स वाटर। दिस मीन्स दी लविंग एंड दिस मीन्स हाइड्रो मीन्स दी वाटर, H2O, सो वाटर लविंग। सो इसमें आपने पोलैरिटी को उन दोनों की रिवर्स कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करवाने में हेल्प करता है। सो दिस रिवर्स फेज HPLC इज बेसिकली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ पोलर या नॉन पोलर या आयनिक सैंपल्स की सेपरेशन के लिए उसको आप यूज़ करते हो। तो सेपरेशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो है वो नॉर्मल फेज के जैसे ही, पोलैरिटी के बेसिस पर ही आप इसकी सेपरेशन करवा रहे हो। बट इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो कि पोलैरिटी आपने ली हुई है अब आपके स्टेशनरी फेज के अंदर और मोबाइल फेज के अंदर, उसको आपने रिवर्स कर दिया है। पहले आप स्टेशनरी फेज को क्या लेके चलते थे, पोलर लेके चलते थे, अब आपने उसको क्या बना दिया है, नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक इन द नेचर बना दिया है। कैसे, सिलिका जेल के साथ कार्बन की चेन को अटैच करके, जो कि जिसने उसको क्या बना दिया, हाइड्रोफोबिक इन द नेचर। और मोबाइल फेज आपने यहाँ पे क्या लेना है, हाइड्रोफिलिक इन द नेचर। ओके तो अब इसमें सेपरेशन प्रोसेस कैरी आउट कैसे करवाते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ आपका क्या होगा, मोबाइल फेज प्रेजेंट है। मोबाइल फेज जनरली हमने क्या लिया जाता है, मिक्सचर ऑफ दी सॉल्वेंट्स हम लेते हैं, जो कि आप मिक्सचर लेके चलते हो। वाटर कंपोनेंट जो है उसकी आपने कंसंट्रेशन 90% रखी है, और उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो कि आपका 10% इनिशियली आप इसको लेके चलते हो। क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें वाटर की कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा है, 90% है, तो दैट मीन्स आपका मोबाइल फेज क्या हो गया यहाँ पे, हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक इन द नेचर हो गया, यानी कि पानी से इसको प्यार है, यानी कि वाटर लविंग हो गया। अब ये मोबाइल फेज आपका किस में से जाएगा, पंप में से आप इसको हाई प्रेशर प्रोवाइड करोगे आगे फ्लो करवाने के लिए। ऊपर से आपने सैंपल जिसको आपने सेपरेट आउट, जिसके कंपोनेंट्स को आपको सेपरेट करना है उसको आप लेकर आते हो। तो अब यहाँ पे पीछे से आपका मोबाइल फेज हाई प्रेशर के साथ जा रहा था, ऊपर से आप सैंपल लेकर आते हो, इसको आपने स्टेशनरी फेज के अंदर से यानी कि कॉलम के अंदर से आप इसको पास करवाते हो, जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, स्टेशनरी फेज, जो कि क्या है आपकी सिलिका जेल अटैच्ड विद द कार्बन एटम्स that makes it hydrophobic in the nature। तो अब क्या होने वाला है, सैंपल के कंपोनेंट्स अपनी इंटरैक्शन दिखाने वाले हैं। कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे जो कि आपके स्टेशनरी फेज के साथ इंटरैक्शन दिखाएंगे, कुछ जो है वो आपके मोबाइल फेज के साथ इंटरैक्शन दिखाएंगे। तो जो कंपोनेंट्स मोबाइल फेज के साथ इंटरैक्शन दिखाने वाले हैं वो अपना डिस्टेंस ज़्यादा मूव कर पाएंगे, और जो कि कंपोनेंट्स आपके स्टेशनरी फेज के साथ दिखाने वाले हैं वो थोड़ा डिस्टेंस कम मूव करेंगे। तो जो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरैक्शन दिखाने वाले होंगे, ये ब्लू वाले कंपोनेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक होंगे, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरैक्शन दिखा रहे हैं, और जो मोबाइल फेज के साथ आपको दिखाने वाले हैं वो क्या होंगे, आपके हाइड्रोफिलिक इन द नेचर होंगे। तो अब आपके जो कॉलम से एल्यूट आउट होने वाला आपका जो पहला सैंपल का जो कंपोनेंट होगा उसका नेचर क्या होगा, आपका हाइड्रोफिलिक इन द नेचर होगा। सबसे पहली स्टेप तो वही है, आपने यहाँ पे अकेली सॉल्वेंट सॉल्यूशन को पास करवा के आपने स्ट्रेट लाइन लेकर आते हैं, जो कि क्या डिपिक्ट करेगी, आपका जो कॉलम है वो अच्छी तरह से पैक्ड है। ग्राफ के अंदर फिर जो दूसरी पीक आपको दिख रही है वो किसकी होगी, हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स की, क्योंकि मोबाइल फेज के साथ वही कंपोनेंट्स आपकी ज़्यादा इंटरैक्शन दिखा रहे थे। फिर आपकी क्या आती है, दूसरी पीक जो आपको दिखने वाली है वो किसकी होगी, आपकी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की। अब आपने क्या था, क्योंकि स्टेशनरी फेज के साथ आपके हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपकी ज़्यादा इंटरैक्शन दिखा रहे थे, तो उनकी इल्यूशन करवाने के लिए हम जो प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट इल्यूशन का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, आपने कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की चेंज कर देनी है। क्या मतलब, स्टार्टिंग में तो आप जो सॉल्वेंट का मिक्सचर लेके चल रहे थे वो वाटर 90% था और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट 10% था, बट जब आपका ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो था कंपोनेंट का वो निकल गया, अब सिर्फ स्टेशनरी फेज बचा है और हाइड्रोफोबिक बचा हुआ है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग वंडरवॉलिक इंटरैक्शंस है। अब आप चाहते हो इनको ब्रेक करवाना ताकि आपका जो कंपोनेंट है हाइड्रोफोबिक वाला वो भी एल्यूट आउट हो जाए। उसके लिए आप क्या करोगे, अब आप पोलैरिटी को रिवर्स कर दोगे, वाटर आप क्या लेके चलोगे, अब आप 10% और जो ऑर्गेनिक वाला है उसको आपने 90% कर दोगे ऑर्गेनिक वाला। तो उसके कारण क्या होगा, अब आपका ये हाइड्रोफोबिक इन द नेचर हो जाएगा। तो इसके कारण आपके हाइड्रोफोबिक वाले कंपोनेंट की जो रिमूवल है, क्योंकि पीछे से प्रेशर से अब उसको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर में हो चुके हैं, तो उसकी एल्यूशन प्रोसेस आप जल्दी से करवा पाओगे। दिस इज़ जस्ट टू कि आपको जो सैंपल की टाइम जो है वो कम लगे सेपरेशन करवाने के लिए, आप उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हो। सो दिस इज़ अबाउट योर रिवर्स फेज HPLC, जिसके अंदर आपका जो मेन चीज़ आपको यही देखनी है कि पहला कंपोनेंट जो एल्यूट आउट होने वाला है वो आपका हाइड्रोफिलिक इन द नेचर है, और जो सेकंड कंपोनेंट आपका रिमूव होने वाला है वो आपका हाइड्रोफोबिक इन द नेचर है। तो मेन डिफरेंस यहीं पर आता है, और हाइड्रोफोबिक प्रोसेस की एल्यूशन करवाने के लिए आप ग्रेडियंट एल्यूशन प्रोसेस को कैरी आउट करवाया जाता है, जिसमें आप पोलैरिटी का सॉल्वेंट्स के अंदर रिवर्सल कर देते हो। Okay, so hydrophilic components of the sample, they will be eluting out first and then the hydrophobic components will elute. So ये आपको दोनों फेजेस के अंदर मेन डिफरेंस यही है। नॉर्मल फेज के अंदर आपकी जो पहला पीक आती है वो नॉन पोलर की आती है, और जो इसके अंदर रिवर्स फेज में आती है वो पहली हाइड्रोफिलिक की आती है। तो ये आपको देखना होता है, और इन दोनों प्रोसेसेस में लेबॉर्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोसेस जो है वो आपकी रिवर्स फेज HPLC है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल फेज। ओके, सो दिस इज़ अबाउट इट।
मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर आयन एक्सचेंज HPLC। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करा था, आयन एक्सचेंज रेजेंस और कैटायन एक्सचेंज रेजेंस के साथ के अंदर। आप उसको अच्छे से वहाँ से देख सकते हो। यहाँ मैं उसका सिर्फ एक बेसिक आइडिया देने वाली हूँ आपको। तो इसके अंदर क्या करवानी है आपको, सेपरेशन जो आयन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, हमारे पास सेपरेशन जो होती है सैम्पल के कंपोनेंट्स की, वो आपकी चार्ज के बेसिस पे होती है, क्योंकि आयंस क्या होते हैं, आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो चार्ज्ड पार्टिकल्स को अगर आपके कंपोनेंट्स को आपको सेपरेट आउट करवाना है, उसके लिए जो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ हम करते हैं उसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। और यहाँ पे हम जो सैम्पल है, वो जो ये प्रोसेस है हम HPLC के थ्रू करवा रहे हैं, यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट सोल्यूशन लेकर आते हैं और उसको हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो उसके कारण इसको क्या बोला जाता है, आयन एक्सचेंज HPLC। प्रोसेस वही रहने वाली है जो कि आपके आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, जहाँ पे आपने देखा था कि आपका जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो आपका चार्ज्ड बीड्स होते हैं इसके अंदर, और मोबाइल फेज़ होता है वो आपकी बफर सोल्यूशन को लिया जाता है। ओके, सो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको वहाँ से ही डिटेल में देख सकते हो। तो बेसिकली चार्ज के बेसिस पे कंपोनेंट्स की सेपरेशन के लिए आप इसको यूज़ करते हो। ओके, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर साइज़ एक्सक्लूजन HPLC। हमने साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की भी वीडियो मैंने एक बना रखी है, जिसमें हमने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करा हुआ है कि प्रोसेस कैरी आउट कैसे होती है। कंप्लीट वीडियो का उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको वहाँ से देख सकते हो। अभी हम इसका जस्ट एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि आप यहाँ पे क्योंकि सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वाला ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, साइज़ एक्सक्लूजन HPLC। ओके, और आपको सेपरेशन कंपोनेंट्स की किसके बेसिस पे करवाते हैं हम, इसमें साइज़ के बेसिस पे कंपोनेंट्स के सैम्पल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके सेपरेट आउट होने वाले हैं। इसके अंदर जो हम स्टेशनरी फेज़ जो कि कॉलम के अंदर फिल्ड होता है वो आपकी नेट लाइक बीड्स होती हैं, एंड मोबाइल फेज़ जो यूज़ किया जाता है वो आपकी बफर सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होने वाला है, आप मोबाइल फेज़ को लेकर आते हो, मोबाइल फेज़ जो है वो हाई प्रेशर के साथ थ्रू दी पंप वो आगे की तरफ जाता है। ऊपर से आपने सैंपल को इंजेक्ट कर दिया, तो मोबाइल फेज़ और सैंपल के कंपोनेंट्स जो थे वो आपके कॉलम से पास आउट होते हैं, जिसके अंदर आपका स्टेशनरी फेज़ फील्ड है जो कि क्या है, आपकी नेट लाइक बीड्स है। उन बीड्स के अंदर क्या होगा, आपके स्मॉल साइज़ वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके सैंपल के, वो उसके अंदर एंट्रैप हो जाएंगे, और जो लार्ज साइज़ वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एल्यूट आउट हो जाएंगे। तो सिस्टम पहले जो पीक उसको सिस्टम को डिटेक्ट होने वाली है वो आपकी लार्ज साइज़ वाले मॉलिक्यूल्स की डिटेक्शन होने वाली है। देन जो सेकंड एल्यूशन प्रोसेस होने वाली है उसमें आपके स्मॉल साइज़ वाले मॉलिक्यूल्स को की एल्यूशन प्रोसेस होने वाली है। और ये जो ग्राफ आपको कंसंट्रेशन वर्सेस रिटेंशन टाइम का मिल रहा है, एरिया अंडर द पीक विल गिव यू द अमाउंट ऑफ द दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन जानने के लिए एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की वो कितना है, उसके लिए आप इसका एरिया अंडर द पीक आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग कि आपको डिटेल में अगर देखना है तो आप उस वीडियो में जाके उसको रेफ़र कर सकते हो। Moving on to the next HPLC technique now, that is your अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर और HPLC में मेन डिफरेंस किस चीज़ का आता है, इसको मैंने बता दिया, इसको अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। आप नाम से ही समझ सकते हो, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस, वो ऑलरेडी हाई परफॉर्मेंस वाली लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, अब ये उससे भी बेटर आपको करवानी है। तो उसके अंदर आपको डिफरेंस ही कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा कि आपकी रेजोल्यूशन पावर बढ़ जाए, आपकी टाइम कंज्यूमिंग जो टाइम उसके अंदर लग रहा था, टाइम जो है वो आपको कम लगे। तो द ओनली डिफरेंस ऑफ योर HPLC एंड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ द साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स। जो आपने स्टेशनरी फेज के अंदर जो पार्टिकल्स का साइज़ लिया जाता है, सिर्फ उसके अंदर डिफरेंस आता है जो कि आपने उसके अंदर यूज़ किया है
HPLC में जो पार्टिकल्स का साइज़ आप लेके चलते थे वो 3 to 5 माइक्रोमीटर्स के साइज़ के पार्टिकल्स होते थे। अब आपने उसका और भी ज़्यादा छोटे कर दिया है उनको साइज़ को, विच इज़ अबाउट 1.7 माइक्रोमीटर, यानी कि स्टेशनरी फेज के जो स्मॉल पार्टिकल्स हमने लिए थे उसको आपने और भी छोटा कर दिया है। उसके कारण क्या होगा, उसका सरफेस एरिया और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि आपकी रेजोल्यूशन पावर को बढ़ा देगा। दूसरी चीज़ क्या किसका डिफरेंस आता है, जो कि आप प्रेशर यूज़ करते हो पंप के अंदर से, जो आपने मोबाइल फेस जिस प्रेशर से मोबाइल फेस को आगे भेजते हैं उसके अंदर डिफरेंस होता है। जो आप HPLC में यूज़ किया जाता है वो आपका 400 बार प्रेशर की अमाउंट यूज़ की जाती है, वेयर एज इन दी अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस आप उसके प्रेशर को अप्रॉक्सीमेटली 1000 बार्स कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि आपने प्रेशर को कितना इंक्रीज़ कर दिया है और मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स के जो साइज़ थे आपके स्टेशनरी फेज के अंदर उसको आपने रिड्यूस कर दिया है। ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ताकि आपकी परफॉर्मेंस उससे बेटर हो सके। तो उसके कारण क्या होगा, द मेन एडवांटेज ऑफ योर अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस ओवर योर HPLC इज़ दैट कि ये और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आपको कम टाइम लगेगा और मोर सेंसिटिव हो जाएगी, यानी कि उसकी रेजोल्यूशन पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। छोटी से छोटी अमाउंट वाला भी कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है उसकी भी आप डिटेक्शन इजीली कर पाओगे। सो दिस इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन योर HPLC एंड योर अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर डिफरेंस मेनली सिर्फ स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स का साइज़ का आता है और आपके प्रेशर का जो पंप के अंदर से जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो सिर्फ उसका डिफरेंस होता है, जिसके कारण आपका प्रोसेस का जो टाइम कंजप्शन है वो और भी कम हो जाता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ योर FPLC। ये इसको टाइप नहीं बोल सकते, बस जस्ट एक आप इसको, क्योंकि इसमें ये क्या है, बेसिकली आपकी फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, जो कि एक उसकी आप वही सिस्टम को बेसिकली यूज़ किया जाता है, बट जो सैंपल इसके अंदर आप सेपरेशन जिसकी करवा सकते हो वो आपके प्रोटीन के सैंपल्स होते हैं। तो यानी उनकी प्रोटीन्स के और बायोमॉलिक्यूल्स के, यहाँ पे N भी आएगा, प्रोटीन्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स, इनकी जो सेपरेशन और इनकी प्यूरिफिकेशन के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो डिफरेंस कहाँ पे होता है HPLC और FPLC के अंदर, बेसिकली प्रेशर का ही डिफरेंस होता है। जो कि FPLC है उसके अंदर अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कि आप पंप से अप्लाई करते हो दैट इज़ 3 to 5 मेगा पास्कल्स। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर FPLC, जो कि सेम प्रोसेस है, बट हमने सिर्फ सैम्पल जिसको आपने सेपरेट आउट करना है वो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि आपके प्रोटीन्स के सैम्पल है या आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनकी सेपरेशन या प्योरिफिकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, और आप प्रेशर जो यूज़ कर रहे हो उसके अंदर भी डिफरेंस आता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर अफिनिटी HPLC। अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो आपको, ताकि क्रोमेटोग्राफी की सेपरेशन प्रॉपरली कैसे होती है आपको उसका आइडिया लग सके। तो इसके अंदर क्या होता है, दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर दी सेपरेशन आप इसमें करवानी होती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शंस जो कि प्रेजेंट होती है किसके अंदर, आपके सैंपल के कंपोनेंट्स के अंदर जो कि प्रेजेंट है, और स्टेशनरी फेज जिसको आप मॉडिफाइड रेजिन्स यूज़ किया जाता है, उन दोनों की अट्रैक्शन के बेसिस पे आप उसका यूज़ करते हो, और अफिनिटी HPLC में उसको कंपोनेंट्स की सेपरेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो यानी कि स्टेशनरी फेज़ हमारा मॉडिफाइड रेजिन्स होता है और मोबाइल फेज़ आपका बफर सॉल्यूशन होता है, जिसके बेसिस पे आप अपने
कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग कि आप इसकी वीडियो भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको क्रोमेटोग्राफी को कम्प्लीटली वहाँ से समझ सकते हो। और इसमें बस डिफरेंस वही है कि आपने उसके अंदर सिस्टम जो यूज़ किया हुआ है वो HPLC वाला सिस्टम को यूज़ करा हुआ है, बट सेपरेशन की प्रोसेस आपकी वही वाली रहती है। तो जो मैंने वीडियो में बोला है कि आप उस वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हो, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ द HPLC. So thank you so much for watching.